समय बदल रहा है, साथ ही हमारा लाइफस्टाइल भी, जिसके चलते कई हेल्थ इश्यूज हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर उन्हीं समस्याओं में से एक है। हमारे इस खास शो डॉक्टर इज राइट में आज हम इसी समस्या पर बातचीत करने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के हमदर्द मेडिकल कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर, जब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की, तो आखिर ये असल में किस तरह की समस्या है? कैसी कंडीशन होती है ये बॉडी में कि हाइपरटेंशन हो जाती है? हाइपरटेंशन सबसे ज़रूरी है कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब क्या है कि हम कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, ये सब डिसाइड करेगा अल्टीमेटली कि हमारा कितना रिस्क है हाइपरटेंशन होने का। लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है रिस्क का। कुछ रिस्क हमारे अंदर इनबिल्ट है जो हमारे जीन्स के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझने की बात करें, मेरे पेरेंट्स को लाइक से हाइपरटेंशन है, तो मुझे हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं किसी भी उस पर्सन के मुकाबले जिसके फैमिली में आज तक किसी को हाइपरटेंशन नहीं है। सो नेसेसरली लाइफस्टाइल डिजीज है, लेकिन जिसके लिए कुछ ना कुछ हमारे अंदर जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एक मेजर चंक है जो कि 80 to 90% हाइपरटेंशन पेशेंट्स में होता है। लेकिन 10% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें लाइफस्टाइल की जगह कुछ ना कुछ कॉज होता है। मे भी कोई छोटा मोटा कैंसर हो सकता है, या हो सकता है उसका शरीर कुछ ऐसा पदार्थ बना रहा है जो उसके शरीर में बीपी बढ़ा रहा है, या उसके दिल में ऐसी कुछ परेशानी है जिसकी वजह से दिल इतनी तेज या जबरदस्त पूरे जोर से धड़क रहा है कि उसका बीपी ज़्यादा बढ़ रहा है। सो वैसे बीपी को ट्रीट करना नामुमकिन होता है, कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो ये 10% लोग हैं जिनमें कुछ कारण है, इनको ढूंढ के अगर इनका इलाज किया जाए तो जिंदगी भर के लिए इनका बीपी खत्म हो सकता है और इनका इलाज संभव है। अगर देखा जाए कारण की अगर हम बात करें, आपने जैसा कहा कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है कि लाइफस्टाइल बिगड़ता है तो हाइपरटेंशन की दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसके अलावा और क्या वो कारण होते हैं, क्या वो रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कोई भी इंसान हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है? देखिए, वही है कि हाइपरटेंशन का सबसे पहले जरूरी है कि हाइपरटेंशन होना कब है। ये है कि जब भी हमारा बीपी 140 से ज़्यादा बढ़ेगा। और बीपी बढ़ने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारा दिल कितनी जोर से धड़केगा और हमारे शरीर में कितना खून का बहाव है। और खून डिपेंड करता है कि हम कितना नमक लेते हैं। सो जितना कोई भी ज़्यादा नमक लेगा उतना ज़्यादा उसका बीपी बढ़ेगा। और जो दिल की धड़कन है वो डिपेंड करती है एक हमारे बैलेंस स्टेट या एक बेजल स्टेट पे। जैसे कि कोई आदमी जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, या एक हमेशा की कुछ होने वाला जिंदगी में, उसका दिल वैसे ही घबराया हुआ रहता है। और कहते हैं कि उसमें एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है हमारे अंदर जो घबराहट में, लड़ाई में, गुस्से में, इन सब में एक्टिव हो जाता है और वो दिल की धड़कन को और तेज कर देता है। तो इन मरीजों का भी बीपी बढ़ा होता है। लेकिन असल मायने में ये लोग बीपी के शिकार नहीं हैं। ये सिर्फ एक तरह से थोड़ा सा मानसिक रोग या एक एंजाइटी का इशू है। अगर इन मरीजों का बस इलाज करके एंजाइटी कम कर दी जाए तो इनका बीपी अपने आप ठीक हो जाएगा। इन लोगों को भी कई बार बीपी का मरीज बोल दिया जाता है या को हाइपरटेंशन लेवल कर दिया जाता है, जो कि एक सही मायने में ठीक नहीं है। दूसरे वो मरीज जो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या फिर उनको कोई और बीमारी है, उनके साथ साथ धीरे धीरे बीपी बढ़ता रहता है। ऐसे मरीजों में कई बार अगर आप पहली बीमारी को ठीक करें तो बीपी अपने आप ठीक हो जाता है। जैसे समझने के लिए एक हाइपरलिपिडीमिया या डिसलिपिडीमिया, जैसे जिन मरीजों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है, ये पूरा एक तरीके से एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम वर्ड बोलते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब एक हमारी हेल्थ या लाइफस्टाइल की डिजीज है, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, डिसलिपिडीमिया हो गई। और यही सब अल्टीमेटली शरीर के हर हिस्से को या बिगाड़ते हैं। जैसे ये सब अल्टीमेटली लीवर भी खराब करते हैं, किडनी भी खराब करते हैं। अब एक मान लेते हैं शुगर के मरीज है, शुगर का मरीज अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो शुगर कुछ टाइम में किडनी खराब करेगी। और जब भी किसी मरीज की किडनी खराब होगी उसको बीपी होना अनिवार्य है। यानी कि
किसी भी वजह से अगर किसी मरीज की किडनी खराब हो जाती है जी, तो उसको बीपी बढ़ जाएगा। तो ये वो नहीं है कि इसको बीपी की बीमारी होनी थी या कुछ था, ये है कि उसको कोई एक पहले से रोग था जिसका उसने इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से किडनी पे असर पड़ा और अब उसका बीपी बढ़ गया। ओके। सो अगर वो अपना पहला इलाज पूरा करते उनको बीपी कभी नहीं बढ़ना था पूरी जिंदगी में। तो डॉक्टर यहाँ पर अगर हम इंडियन सिनेरियो में देखें तो इंडियन सिनेरियो में बीपी के पेशेंट्स अगर हम देखते हैं तो क्या स्थिति आपको इंडिया में लगती है कि कितने मतलब कितनी कॉमन है ये समस्या? जो आपका सवाल है कि इंडिया में क्या स्थिति है हाइपरटेंशन की, इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने प्रतिशत रोगी हैं हमारे पास और किस उम्र में हैं। जी। सो जैसे कि अगर हम देखें कि 20 साल से कम की उम्र के लोगों में बीपी कितना है, तो आपको सही मायनों में 2 से 3% बच्चे ही मिलेंगे जिनको बीपी मिलेगा। और अगर हम 10 साल से नीचे के बच्चों में ये चीज़ देखने की कोशिश करें तो आपको 1000 में या 10,000 में कोई एक ही बच्चा मिलेगा जिसका बीपी बढ़ा होगा। तो ये जो मरीज हैं इनमें ये तो पक्का है कि ये हेल्थ या लाइफस्टाइल की वजह से नहीं है, तो इनमें कुछ ना कुछ है जो उनको जेनेटिक्स की वजह से है, या उनके अंदर कोई ना कोई उनका हार्मोन या कुछ ऐसा पदार्थ बन रहा है जो उनका बीपी बढ़ा रहा है। सो ये वो मरीज हैं जिनका इलाज पूरा हो सकता है, बस हमें उस कारण को ढूंढना होता है। पर यही जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीपी की समस्या या बीपी के होने के चांसेस और ज़्यादा होते रहते हैं। अगर हम यही चीज़ देखें 40 साल के लोगों में तो ये बढ़ के अंदाजन 20 से 30% लोगों में बीपी की परेशानी मिलती है। और यही हम 50 या 60 साल से उम्र के लोगों में देखेंगे तो यही बढ़ के 50% के आसपास हो जाता है। और अगर हम एक ग्रुप स्पेशली ढूंढना चाहें, जैसे कि हम कह रहे हैं कि बीपी एक लाइफस्टाइल की डिजीज है, तो बाकी लाइफस्टाइल की डिजीज भी एक साथ इकट्ठी करना चाहें, सो वो मरीज जो 50 साल से ऊपर के हैं उनको कोई भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे कि हृदय रोग है या फिर उनको डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं उनके, या फिर उनको डायबिटीज़ है, इन मरीजों में अगर हम हाइपरटेंशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अंदाजन 80 से 90% लोगों में हाइपरटेंशन मिल जाएगा। सो ये वही मसला है कि लाइफस्टाइल डिजीज में अगर एक बीमारी आई है तो दूसरी रास्ते में है, एक बन चुकी है, दूसरी कुछ समय में बनेगी। सो उसी लाइफस्टाइल को आप इस बीमारी के बनने से पहले ठीक करें तो आगे की सारी साइकिल रोकी जा सकती है। हाइपरटेंशन यहाँ पे सही मायने में एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। तो यानी कि जो हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, ये एक गंभीर समस्या है, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ये समस्या है, और अगर आपके लाइफस्टाइल के बिगड़ने से ये समस्या आपको होती है तो इसके साथ ही दूसरी बीमारियों को भी आप न्योता दे रहे हैं, तो ज़रूरी है कि समय पर डॉक्टरी जांच करवा ली जाए। डॉक्टर, यहाँ बच्चों का अगर हम जिक्र करें, अक्सर सुनने में आने लगा है आजकल के टाइम में, जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हाइपरटेंशन की दिक्कत हो रही है, इन्फेंट्स को दिक्कत हो रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वो तो अभी छोटा बच्चा ही है, उसके लाइफस्टाइल को कैसे हम ब्लेम कर सकते हैं? यही जो हमने बस कुछ समय पहले यही बात की थी कि जो बच्चे 10 साल से कम के हैं या 20 साल से कम के हैं, सो इनमें हेल्थ या लाइफस्टाइल को ब्लेम करना बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये वही है कि उनके अंदर जेनेटिक्स में कुछ ऐसा है कि जो उनका बीपी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर हम पूरा बीपी का देखना शुरू करें कि कौन कौन सी चीज हैं जो बीपी को मेंटेन रखती हैं, सो हमारी किडनी एक बनाती है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन हमारी किडनी पे काम करके किडनी से पानी और नमक को वापस रीअब्जॉर्ब करता है और पेशाब के रास्ते नहीं निकलने देता। सो जितना ज़्यादा एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा उतना ज़्यादा नमक बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पानी बढ़ेगा। सो जब यही हमारे शरीर में खून इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हम नमक को बाहर जाने नहीं दे रहे, सो ये नमक अपने आप घूम फिर के हमारे शरीर में बीपी बढ़ा देगा। या दूसरा, हमारे शरीर में एक एड्रिनल ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर होता है छोटा सा, इसमें भी कभी कभी छोटे छोटे ट्यूमर या गांठें बन के वो भी कई बार ऐसे ऐसे सब्सटेंस निकालती हैं जिसको जैसे हम एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और ये भी घूम फिर के बीपी बढ़ाते हैं। और इन मरीजों में बीपी सामान्य के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यही वो हार्मोन है या यही वो पदार्थ हैं जो एक नॉर्मल इंसान में बीपी कंट्रोल रखते हैं। सो जो हमारे अंदर बीपी कंट्रोल रख रहे हैं, मैं उसी को 10 गुना बढ़ा दूं, सो बीपी उस मरीज में नॉर्मल के मुकाबले कम से कम 2 गुना या 3 गुना होगा। तो मतलब जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी बीपी की शिकायत हो सकती है। जी, और यही है जो 20 साल से कम के लोगों में ज्यादातर मिलता है।
सो इसलिए इन मरीजों को ही ढूंढ के स्पेशली इनका इलाज अनिवार्य है, क्योंकि जिनका बीपी जितना ज्यादा है वो बीपी उतना ज्यादा नुकसान करेगा। सो बीपी लंबे समय में अगर हम देखें, किसी का बीपी अगर हम कंट्रोल ना करें तो क्या होगा, क्यों बीपी को कंट्रोल करना है, सवाल यही आता है। बिल्कुल। सो मान लीजिए किसी एक मरीज का बीपी 200 के ऊपर रहता है, तो कुछ समय में वो उसकी आंखों की पुतली, जिसे हम रेटिना बोलते हैं, उसको नुकसान करने लगता है। जैसे जैसे रेटिना खराब होगा उसको देखने में धुंधलापन आएगा, उसकी रोशनी कम होगी, और सबसे जरूरी बात क्या है कि रेटिना पे डैमेज ठीक नहीं हो सकता। ये वो काला मोतिया या सफेद मोतिया की तरह नहीं है कि हम लेंस बदलेंगे और वापस आंख ठीक हो जाएगी, नहीं। बीपी की वजह से जो पुतली पे असर आया वो परमानेंट होता है और वो ठीक नहीं होता। वैसे ही बीपी हमारी किडनी को भी नुकसान करता है, और किडनी पे डैमेज भी इरिवर्सिबल है, जो नुकसान हो गया वो परमानेंट रहेगा। और बीपी बनाना अल्टीमेटली हमारे दिल का काम है, दिल है जो बीपी मैनेज करेगा। सो एक दिल जिसको 120 तक बीपी पहुंचाना है, वो जिस फोर्स से कॉन्टैक्ट करता है, अगर हम उसको देखें 240 वाले बीपी से, तो उसका दिल बहुत तेज धड़केगा। सो ये वही है कि उसका हार्ट इतना मस्कुलर होना पड़ेगा कि वो इतना फोर्स लगा सके। और जितना ज्यादा मसल होंगी, मतलब उसको भविष्य में उतना ज्यादा रिस्क है हार्ट अटैक पड़ने का या दिल फेल होने का। तो यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनकी जो हार्ट बीट रेट है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जिनको इसकी शिकायत नहीं है। हार्ट बीट रेट से बेटर है कि हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि हार्ट कितने फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जितने ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा बीपी होगा। सो यही है कि उस बीपी को पहुंचाने के लिए दिल को उतनी तेज कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उसी के लिए वही उतना ज्यादा मसल मास चाहिएगा। अब किसी का दिल की जो परत है, मसल इतनी पतली है, तो आराम से खून उसमें जा सकता है। अगर किसी का दिल इतना मोटा हो गया तो उसमें खून जा ही नहीं पाएगा, और खून नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली हार्ट अटैक होना ही है। सो ऐसे मरीजों को बार बार दिल में दर्द या दिल का दौरा पड़ता है। अब यही है कि अगर 20 साल से बच्चे का बीपी अब 200 के आसपास जा रहा है जी, ठीक है, तो उनको एक छोटी उम्र से ही हमने खतरे में डाल दिया है, जिसमें उसको दिल के दौरे के रिस्क बढ़ गया है। जो हम कहते हैं कि 40 साल में दिल का दौरा पड़ता है, तो 20 साल से छोटे बच्चों को ऐसे हाल में दिल का दौरा पड़ सकता है। उनकी आंखें, उनकी किडनी उसी समय डैमेज हो सकती हैं। और यही है, जितना ज्यादा बीपी होगा उतना रैपिड, उतना जल्दी डैमेज। सो अगर किसका बीपी 150 है तो डैमेज उसको भी होगा, लेकिन शायद 10 साल में हो। इसको बीपी 200 है तो वही डैमेज वो 1 साल में हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो वो पहचाने कैसे, उसकी पहचान कैसे हो, क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी जब बॉडी में दिक्कतें होती हैं हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कहीं हल्की सी पेन हुई, थोड़ी सी थकान हुई, पेन किलर्स हम ले लेते हैं, पैरासीटामॉल ले लेते हैं और सोचते हैं कि अब हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से वो लक्षण हमें अपनी बॉडी में नज़र आएंगे, वो बदलाव नज़र आएंगे जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि हमें बीपी की शिकायत है या हाइपरटेंशन की शिकायत है? मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, और ये बहुत आम बात है, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे एक ओवर द काउंटर ड्रग्स का बहुत बड़ा प्रचलन है। कुछ भी बीमारी हो सीधा फार्मेसी पे जाइए और दवाई ले लीजिए। लेकिन बात वही है कि अगर मुझे सिर में दर्द हो रहा है तो जाके मैंने एक पैरासिटामोल की गोली या कोई भी दर्द की गोली खा लेते हैं, सिर में दर्द ठीक हो गया। लेकिन कभी ये किसी ने नहीं सोचा कि सिर में दर्द हुआ क्यों। स्पेशली मोर देन 40 या 50 उम्र के लोगों में। सो हम कहते हैं किसी को सिर में दर्द होता है उनको बचपन से ही होता है, जैसे माइग्रेन वगैरह। 40 साल के बाद अगर किसी को पहली बार सिर में दर्द शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल सिर में दर्द नहीं है, इसको एक बार दिखाना चाहिए। सो बीपी का सबसे पहला सिम्टम यही होता है, सिर में दर्द होना। सो कोई भी इंसान जो 40 से ज्यादा है या अगर 30 से ज्यादा भी है और सिर में दर्द हो रहा है तो उसको अपनी आंखों का चेकअप और बीपी चेकअप जरूर कराना चाहिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हैं और 90% पेशेंट इसी पर आइडेंटिफाई होते हैं। दूसरा, एक हम कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब हम एक नॉर्मल पॉपुलेशन में सबको ढूंढेंगे। सो स्क्रीनिंग का मतलब है कि मैं ये नहीं ढूंढ रहा कि कोई मरीज मेरे पास आएगा तो मैं उसे ढूंढूंगा, मैं सबको ढूंढूंगा, जो भी उसमें मरीज मिल गया अच्छी बात है। तो स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि लोगों को होना चाहिए वो बीमारी जो हम ढूंढ रहे हैं, और एक ऐसी अच्छी मात्रा में कि मैं अगर मैं 100 लोगों को ढूंढूं तो 100 में से मुझे कम से कम 15-20 मरीज मिले, तभी स्क्रीनिंग का फायदा है।
ठीक है। सो अगर मैं स्क्रीनिंग 20 साल की उम्र पे शुरू करूं तो मुश्किल से मुझे 2 लोग मिलने हैं, पर वही मैं 40 से 50 साल की उम्र पे शुरू करूं तो काफी मात्रा में मुझे लोग मिलेंगे। इसलिए ये WHO या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सारी हेल्थ एडवाइजरीज कहते हैं कि 40 साल से ऊपर के हर इंसान को अपना बीपी साल में एक बार चेक कराना चाहिए। ओके। सो अब जो हम लक्षण की बात कर रहे थे, तो लक्षण में सबसे पहले सिर में दर्द जैसे बात हुई, दूसरी थकावट, दिल में दर्द होना या दिल में परेशानी होना। ये आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज है, शुगर या दिल की परेशानी या लिपिड या लीवर खराब है या किडनी का रोग है, तो आपको बीपी फिर से नपवाना चाहिए। ओके। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हम लक्षण की बात करें, अगर आपको कोई लक्षण आ रहे हैं इसका मतलब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, लक्षण बाद में आते हैं। अच्छा, यानी कि जब समस्या गंभीर हो जाती है, जब एक वो जो नॉर्मल अर्ली स्टेज होती है उससे जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं जी, तब हमें वो सिम्टम्स नजर आएंगे। जी, इसलिए बीपी में सबसे बेस्ट स्क्रीनिंग है, ना कि लक्षण का इंतजार करना। ओके। सो अगर आप 40 साल के उम्र के ऊपर के हैं तो जाइए और अपना बीपी जरूर चेक कराइए। साल में एक बार ये अनिवार्य होना चाहिए। इसलिए जितने भी हमारे पास बुजुर्ग आते हैं, हम लोग कहते हैं तो एक नए साल पे या दिवाली या होली या अपना जन्मदिन एक दिन तय कर लो, उस दिन बीपी जरूर चेक कराएंगे, पर हर साल कराएंगे। जी, तो उसी से वो समस्या जो है वो पकड़ में आएगी, उसकी स्क्रीनिंग हो पाएगी। डॉक्टर, यहाँ बात अगर हम करें केयर की, कि जो बीपी के पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरटेंशन है, जो अभी सफ़र कर रहे हैं उस चीज़ से, तो उनको किस तरीके की अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करने की ज़रूरत है, किस तरीके से अपनी केयर करने की ज़रूरत है, ताकि जो उनकी लाइफ है, आगे की लाइफ अच्छे से जी जा सके। देखिए, बीपी के मरीज में सबसे पहले खुद बीपी कंट्रोल करना पहली चीज है। सो अगर बीपी कंट्रोल करना है तो हम इसमें कहते हैं कि सबसे जरूरी जो रोल है वो है नमक का। जितना शरीर में नमक ज्यादा होगा उतना उसका बीपी बढ़ेगा। सो सबसे पहले सवाल कि कितना नमक मुझे खाना है। ओके। सो नमक जो हम आम मात्रा में कहते हैं सोडियम क्लोराइड, तो कहते हैं 1 चम्मच भर, यानी कि 5 ग्राम, जो भी हमारे एक कॉमन टेबल स्पून होता है, अगर उसको मैं भरता हूँ तो उसकी सतह तक बस उसमें 5 ग्राम नमक होता है। मुझे 24 घंटे में इससे ज्यादा नमक नहीं लेना। लेकिन दिक्कत क्या आती है, एक हमारा जो बहुत बड़ा प्रचलन है कि ऐसा करते हैं, नमक लेते हैं, सीधा नमक ले लेते हैं या काला नमक ले लेते हैं। अक्सर सुना जाता है, देखा जाता है घरों में। और रॉक सॉल्ट। जी, देखिए, नमक नमक है, आप कोई भी लो, उसमें जो नमक के अंदर होता है वो सोडियम क्लोराइड है। वो सोडियम हर नमक में है और वही है जो आपको नमक का टेस्ट देता है। सो कोई भी चीज जो आपको नमक का टेस्ट दे रही है उसके अंदर सोडियम है। और बीपी को इस सोडियम से मतलब है। आप सोडियम किसी भी तरीके से लें, आप इसे सिंधे नमक में लें, काले नमक में लें, या जैसे सोडा होता है जी, सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके अंदर भी सोडियम ही है। ओके। ठीक है। सो हमें अल्टीमेटली सोडियम से मतलब है, जितना सोडियम अंदर जाएगा उतना बीपी बढ़ेगा। सो जो रिस्ट्रिक्ट करना है वो नमक करना है, चाहे किसी भी तरीके का हो, फर्क नहीं पड़ता, काला है या सेंधा है या हमारा नॉर्मल जो सी सॉल्ट बोलते हैं या सफेद नमक है। ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। दूसरा जो एक मिथ स्टार्ट होती है, कुछ लोग करते कि नमक छोड़ना है तो वो बिल्कुल नमक छोड़ देते हैं। सब्जी बिना नमक की, सारा खाना बिना नमक का, ये भी एक अच्छे नहीं है, ये भी एक हेल्थ पे गलत प्रभाव करता है। क्योंकि नमक या सोडियम हमारे शरीर के हर सेल को चाहिए। बिना सोडियम के हमारा बीपी गिर जाएगा और हर सेल फूलने लग जाएगा। सो हमारे शरीर में एक सोडियम एक मात्रा में चाहिए। तो सबसे बेस्ट एडवाइस क्या होती है इसमें कि जो भी आप अपना खाना बना रहे हैं, जब सब्जी बना रहे हैं, उस सब्जी में जितना नमक घर के लिए डलता है जी, उतना डालो। ओके। जो फीकी सब्जी है नहीं, जितना आप नमक डालते हैं उतना बिल्कुल डालिए, उतनी सब्जी खाइए। लेकिन आप ऊपर से नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आज हम सलाद खा रहे हैं, सलाद में नमक डलेगा, छाछ पी रहे हैं, छाछ में थोड़ा नमक, दही में नमक या रोटी में नमक डल रहा है। रोटी अपनी बिना नमक की है, बस सब्जी में जितना नमक था वो खाइए, उसमें आपके नमक की जितनी जरूरत है वो पूरी हो जाएगी और वो 5 ग्राम से कम ही रहेगा।
यानी कि नमक को बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड क्वांटिटी है, जितना हम आमतौर पे घरों में हम खाते हैं उतना नमक हम ले सकते हैं, और ऊपर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो ज़्यादा हानिकारक है। जी बिल्कुल। और स्पेशली अब इसके अलावा दूसरी गड़बड़ हम कहाँ करते हैं, घर पे हमने नमक की सब्जी खाई, बहुत अच्छा, बाकी कहीं नमक नहीं डाला, फिर हम जाते हैं बाहर, वहाँ हम लेते हैं चिप्स। स्पेशली जो येलो चिप्स आते हैं वो नमक का नया भंडार है। फिर हमारे लिए आते हैं समोसे, फिर गोलगप्पे। ये कभी आप बनते हुए देखेंगे तो इसमें नमक की पूरी कटोरियाँ डलती हैं। तो अगर आपने 3 या 4 गोलगप्पे भी खा लिए हैं, मतलब आपने उस दिन का पूरा नमक का कोटा खत्म कर दिया है। बिल्कुल। तो जो आपने घर पे खाया वो तो आपने एक्स्ट्रा ही खाया है। तो उस दिन आपका बीपी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप दवाई ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, पर ये जो नमक एक्स्ट्रा आया है ये अपना काम जरूर दिखाएगा और ये बीपी बढ़ाएगा। सो चीज है कि अपना नमक कम किया और उस चीज पे अटके रहना है। तो जो लोग करते हैं कि आज नमक छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है, उनका बीपी एकदम से कम होता है, उनको परेशानी शुरू होती है, फिर वो वापस नमक खाना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए आजकल के जो हमारे डाइटरी एडवाइजेस होते हैं, हम कोशिश करते हैं डाइटरी एडवाइस वो दें जो जिंदगी भर किया जा सके, क्योंकि ये सारी डिजीज लाइफस्टाइल की वो हैं जो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने नहीं, पूरी जिंदगी के लिए फॉलो करना है। तो एडवाइस ऐसी दी जाए कि जो पूरी जिंदगी फॉलो कर सकें। हम किसी को बोलेंगे पूरी जिंदगी बिना नमक की सब्जी खानी है जिसमें टेस्ट नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ना वो फॉलो कर सकता, ना उसका कोई एक मायने बनता है, क्योंकि नमक हमारे शरीर को चाहिए। इसलिए उसको नमक सब्जी में खाने को बोलो तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा, लेकिन हाँ, बाहर की चीजें जहाँ नमक ज्यादा है वो आप छोड़ दो। तो यानी कि यहाँ पे नमक की क्वांटिटी सही रखनी है, बाहर की जो एक्स्ट्रा नमक वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। इसके अलावा और क्या बदलाव करने चाहिए और क्या केयर करनी चाहिए अपनी स्पेशल, ताकि हम हेल्दी रह सके? ये तो था एक ट्रीटमेंट का पार्ट है नमक, ये केयर भी नहीं, ये तो एक ट्रीटमेंट है कि आपकी प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा लिखा जाता है लो सोल्ट डाइट। उस लो सोल्ट डाइट का मतलब ये है कि 5 ग्राम से कम कम रखना है, उससे ऊपर नहीं जाना। अब दूसरी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो जब आपको आई है तो जो बाकी लाइफस्टाइल डिजीज है उनके लिए चेकअप जरूर कराएं। ओके। क्योंकि अगर आपको एक है तो दूसरी होने की संभावना है। चलिए, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो सबसे पहले एक्सरसाइज। ओके। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज का सीधा सा मतलब है कि हमारे रहने सहने के तरीके में या खाने के तरीके में कुछ है ऐसा जो हमें इन बीमारियों की तरफ खींच रहा है, या ये बीमारियां हमारे अंदर लेकर आ रहा है, तो हमें वो तरीका बदलना है। तो उसमें दूसरा सबसे जरूरी आता है एक्सरसाइज। तो सवाल है एक्सरसाइज कितनी? एक बहुत सिंपल सा है, रोज आधे घंटे। और चलना नहीं है, होता ब्रिस्क वॉक। एक मैं पार्क में बस चल रहा हूँ, ब्रिस्क वॉक है, मैं थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आधे घंटे रोज जाइए, एक ब्रिस्क वॉक कीजिए, या फिर 15 मिनट की साइकिलिंग, या 15 मिनट आप स्विमिंग कर सकते हैं। एक बहुत छोटे से तरीके से बोले तो कोई भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग या हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 15 मिनट बहुत है आपके लिए। जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग या रनिंग, ये हमारी थोड़ी एरोबिक एक्सरसाइज में आती है, स्ट्रॉन्ग एरोबिक में, इसलिए 15 मिनट बहुत है। आप कोई लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिंपल जॉगिंग कर रहे हैं या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग स्लो चला रहे हैं, तो वो आपको आधे घंटे करनी है। तो ये रोज करनी है। अब कहते हैं कि मैं रोज कभी भूल जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी बोला गया कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन करने अनिवार्य है। 2 दिन आप किसी काम से नहीं कर पा रहे, चलो वो उसकी माफी है, लेकिन हाँ, हफ्ते के 150 घंटे, 30 मिनट रोज के 5 दिन कम से कम, तो 150 घंटे आपने हफ्ते एक्सरसाइज करनी है। यानी कि अगर आप आज 30 मिनट कर रहे हैं, कल आप 20 मिनट कर पाए, तो अगले दिन वापस 40 मिनट कर लेंगे, तो बात घूम फिर के बराबर आ जाएगी। तो ये वो नहीं सिर्फ 30 मिनट गिन के ही करनी है, तो घूम फिर के अपना हफ्ते का पूरा कोटा रखो। तो यानी ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने लाइफस्टाइल में उतारने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को स्टेबल रख सकें, अपने बीपी को स्टेबल रख सकें। डॉक्टर, अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि अगर बीपी होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो उसके साथ साथ दूसरी बीमारियां भी हमें घेरने लगती हैं। अगर हम अभी का सिनेरियो देखें, कोविड के केसेस जिस तरीके से आए दिन आ ही रहे हैं, तो क्या कोविड का भी जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है एक हाइपरटेंशन के पेशेंट के ऊपर?
देखिए, कोविड बिल्कुल नई बीमारी है जिसका असलियत और उसकी पूरी पैथोलॉजी बोलते हैं कि वो कैसे किसको नुकसान करता है, जिसके बारे में सही मायने में पूरा अब तक नहीं पता, जिसके ऊपर रिसर्चेस या पब्लिकेशंस बहुत कुछ चल रहा है जी। लेकिन हाँ, ये जरूर पाया गया है जो कोविड हुआ था वो शुगर या बीपी के मरीजों को सीवियर जरूर हुआ था। ओके। तो ये कहना मैं शायद ठीक ना समझूं कि ये सिर्फ बीपी या शुगर के मरीजों को ज्यादा होगा, नहीं, हो किसी को भी सकता है। हो सकता मुझे कोई बीमारी नहीं है लेकिन मुझे कोविड हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर सीवियर नहीं होगा। ओके। अगर मुझे बीपी या शुगर की परेशानी है तो मेरे सीवियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो ये सबसे पहले जरूरी बात है कि अगर आपको बीमारी है और कंट्रोल नहीं है तो रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल है तो आपको रिस्क कम है, लेकिन स्टिल वो रिस्क आपको एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा है। अगर मैं सारी दवाई ले रहा हूँ, मेरे सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं बीपी का मरीज रहा हूँ तो भी मेरा कोविड बिगड़ सकता है। दूसरा, एक और आजकल एक नया वर्ड आ रहा है, पोस्ट कोविड सिंड्रोम। यानी कि वो मरीज जिनको कोविड हुआ था लेकिन कोविड को ठीक हुए भी 3-4 महीने से ऊपर का टाइम बीत चुका है, लेकिन मरीज को अभी भी कुछ लक्षण बाकी है। ऐसे कुछ मरीजों में नया बीपी बन रहा है, यानी कि ये मरीज कोविड से पहले बीपी के मरीज नहीं थे लेकिन अब हो रहे हैं, लेकिन अब इनको बीपी बढ़ा हुआ आने लग गया है। उसका कारण क्या है कि बीपी में एंजाइटी में चले गए हैं या बीपी बाद से थोड़ी रिकवरी के बाद से एंग्शियस रहते हैं, क्योंकि कोरोना में लोगों ने बहुत महामारी देखी है और लोगों ने अपने घर के आसपास मौत देखी है और जो जितना भी सुना है जी, उसके वजह से लोग डरे हुए रहते हैं। और जैसे हमने पहले भी बात की थी कि डर में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी बढ़ाता है। सो पोस्ट कोविड में ये बीपी बढ़े हुए मिले हैं। अब इसका ये एक एंजाइटी की वजह से है या एक सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से है या सही में कोविड ने कुछ शरीर में बदलाव किए हैं जी, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, कोविड के बाद बीपी का एक जो परसेंटेज था या प्रेवलेंस था वो बढ़ा जरूर है। ओके। तो किस तरीके से केयर करनी चाहिए उन पेशेंट्स को जिनको कोविड हुआ है, यानी कि जो भी इन्फेक्टेड है या जो रिकवर कर चुके हैं, वो किस तरीके से अपनी केयर करें ताकि बार बार उनको हाइपरटेंशन परेशान ना करे? देखिए, कोविड में सबसे पहली और सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि लोग घबराते सबसे पहले हैं। आप जितना घबराएंगे उतनी परेशानी बिगड़नी है, क्योंकि घबराहट या स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। ये सबसे पहला पॉइंट है। सो अगर आप घबराओगे, इम्यूनिटी कम होएगी, कोरोना बिगड़ने के चांस बढ़ते हैं। दूसरा, अगर आपको कुछ बीमारियां हैं या कुछ भी, तो आपको चांसेस ज्यादा हैं, बिल्कुल ये मानते हैं। सो आपको बिना घबराए बस अपनी एक सैचुरेशन को मॉनिटर करना होता है, जिसके लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर अपने घर के आसपास किसी भी दुकान से ले सकते हैं, जो 1500 से 2000 रुपए का बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आपका सैचुरेशन 90 से ऊपर है या 90% से ऊपर आ रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑक्सीमीटर है हमने लूजली लगा लिए या किसी को उंगली में लगाया, सडनली 80% आ गया तो घबराहट और बढ़ जाती है। कभी कभार घबराने की वजह से या किसी वजह से सैचुरेशन 80 दिख सकता है। आप थोड़ी देर आराम से शांति से बैठिए, दूसरी उंगली में चेक कीजिए जी। अगर वो दूसरी उंगली में अचानक आ रहा है इसका मतलब आपके शरीर में उतना कम से कम होगा। ओके। हो सकता है उंगली पे किसी ने नेल पॉलिश लगाई हो या नाखून में कुछ परेशानी हो, अच्छा, या उस उंगली की थोड़ी नस पहले दबी हुई हो, उसकी वजह से उसमें कम आ सकता है। सो कम सैचुरेशन देख के घबराना नहीं है, अपनी बाकी उंगलियों में चेक कीजिए। अगर आपकी 2-3 उंगलियों में 2-3 मिनट तक लगातार कम आ रहा है, हाँ, अब वो जरूरत है कि अब आपको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। ओके। सो जितने भी कोविड के मरीज हैं जो इन्फेक्टेड हैं, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, बस मॉनिटरिंग चाहिए होती है। तो आप उनका ऑक्सीमीटर नापिए और जो उनकी बीमारी है, चाहे वो बीपी हो या कोई और बीमारी, उसको अच्छे से कंट्रोल रखिए उस समय पर। कि जैसा अभी हमने बात की थी कि रिस्क अगर देखें तो नॉर्मल इंसान का अगर 10 है तो वो मरीज जो शुगर या कोई बीमारी या बीपी कोई बीमारी है जो कंट्रोल है तो उसको 10 से ज्यादा है। अगर उसको 15 भी मान ले तो वो मरीज का कंट्रोल नहीं है, उसका 15 से ऊपर होगा, चाहे वो 20 हो। सो अगर आप कोरोना टाइम में अपनी बाकी बीमारियों को भी कंट्रोल रखें और अपना स्ट्रेस कम रखें तो आप कोविड को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं और बहुत कम चांस होंगे कि आपका कोविड बिगड़े या आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़े। ओके। तो डॉक्टर, जब हम क्योर की बात करते हैं कि जब हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या पूरी तरीके से क्योरेबल है या फिर
ऐसा जैसे कहा जाता है कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि जिसकी दवाइयाँ जिंदगी भर खानी पड़ती हैं, तो क्या हाइपरटेंशन के साथ भी ऐसा ही है? जी देखिए, हमने कुछ देर पहले यही बात की थी कि हाइपरटेंशन के कारण क्या हैं। तो जिसमें हमने बोला था कि 80 से 90% लोग वो हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज के या जिनके अंदर जेनेटिक्स में ही कुछ ऐसा रहा है कि उनको बीपी होने के चांसेस ज्यादा थे। ये वो लोग हैं जिनका क्योर नहीं हो सकता। लेकिन जो 10% लोग बचते हैं, जिसमें हमने बोला था कि एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन या एंजियोटेंसिन या फिर एपिनेफ्रिन, ये इन हार्मोन्स की वजह से बीपी बढ़ता है या दिल की परेशानी की वजह से बीपी बढ़ रहा है, ये वो मरीज है जो क्योरेबल है। ओके। सो बीपी का कोई मरीज जिसका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हो या कभी कभी कुछ हमें हिंट्स मिलते हैं उनके रिपोर्ट्स में कि शायद इसको कुछ ना कुछ कारण रहा होगा कि इसका बीपी इतना ज्यादा है। सो अगर इन मरीजों का ठीक से इलाज किया जाए या इनका जो प्राइमरी कॉज है हम उसको खत्म कर दें तो बीपी इनका ठीक हो सकता है। जैसे एक मान लीजिए कोई किडनी का मरीज है, अगर उस किडनी के मरीज को दोनों किडनी या हम किडनी रिप्लेस कर दें तो जो कि नई किडनी ठीक है तो उसका बीपी वापस ठीक हो सकता है। ओके। तो डॉक्टर, अब क्योर की बात हम जब कर रहे हैं, ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो जनरली किस तरीके की मतलब जो दवाइयों का शेड्यूल रहता है वो जनरली कैसा रहता है और कितनी जल्दी ठीक हो सकता है जो क्योरेबल पेशेंट्स हैं? क्योरेबल पेशेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी जांचें हैं वो कारण पता करने की वो काफी कॉस्टली होती हैं। सो एक नॉर्मल आदमी को उनको बहुत बार अफोर्ड कर ही नहीं पाता है, इसलिए ये मरीज बहुत कॉमनली मिस हो जाते हैं। और जब ये मरीज मिस हो जाते हैं तो इनका बीपी वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ समय में ही इनको किडनी और पुतली या रेटिना की बीमारियां बन जाती हैं। उसके बाद ये इलाज के बाहर चले जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि ऐसे मरीजों का समय पे पकड़ना और समय पे इलाज होना। सो वो क्योर हो सकता है, लेकिन जो हमारा एक मेजर बचता है 90% लोग जिनको बीपी है और जिनका क्योर संभव नहीं है, इनकी अगर हम जो इनका एक प्राइमरी रिस्क फैक्टर था जिसकी वजह से सब स्टार्ट हुआ था वो इनका हेल्थ लाइफस्टाइल था, अगर उसको वापस ठीक करे तो इन में से भी मैं 40% तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 20 से 30% लोगों का बीपी वापस ठीक हो सकता है। ओके। और उसके बाद जो बचते हैं उनका बीपी अगर 150 रहता था तो 140 आ जाएगा, 200 रहता था तो शायद 170 या 180 हो जाएगी। यानी कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ठीक करें तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, पर सबको मिलेगा ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरा एक होता है कि मैं गोली खाता हूँ बीपी की, मेरा बीपी कंट्रोल नहीं है। ये एक बहुत आम बात है कि क्या आपको बीपी बीमारी है? जी हाँ। गोली खाते हो? हाँ जी। कंट्रोल करा नहीं, गोली तो खाता हूँ, कंट्रोल नहीं होता वो। तो ऐसे के लिए मैं एक बहुत आम सी बात बोलता हूँ कि मान लीजिए हम खाना खाते हैं जी। खाना खाना मेरे को भूख लगी है 4 रोटी की, मुझे 1 रोटी दे दी तो क्या मेरी भूख खत्म हो गई? नहीं, भूख तो 4 रोटी की थी। 1 रोटी से कैसे खत्म हो सकती है? तो मुझे 3 और चाहिए। ये वही बीपी का मसला है। ओके। तो एक गोली बीपी कितना कंट्रोल कर सकती है वो 10 से 20 का होता है। सो अगर आपका बीपी 150 से 60 है, एक गोली कंट्रोल कर सकती है, वो भी मैक्सिमम डोज पे अपनी। अगर आपका बीपी 180 है और आप एक गोली खाते हैं और आप ये कहें कि मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, ये तो वही बात हुई अभी अभी खाने वाली। सो बीपी में एक गोली या 2 गोली मायने नहीं रखती, मायने रखता है सिर्फ कंट्रोल होना। आप गोली 5 खानी पड़े या 8 खानी पड़े, पर बीपी कंट्रोल कीजिए। क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड बीपी भी है, जो हम 150 भी रखेंगे, कुछ 5 से 10 साल में वो भी किडनी खराब करेगा ही। यानी कि आपने इलाज शुरू भी किया और बचा भी नहीं पाए। सही बात। तो अपने आप को बचाना तो पूरे ढंग से बचाइए। तो इलाज पूरा कीजिए, तभी आप बीपी को और बीपी की बीमारियों से आगे बच पाएंगे। और जो अपना लाइफस्टाइल है वो जरूर ठीक कीजिए, क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो ये लाइफस्टाइल ही था जिसने बीपी को बढ़ाना शुरू किया था। आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो एक तरफ आप गोली आपने एक शुरू की है, कुछ टाइम में लाइफस्टाइल आपका बीपी और बढ़ा देगा। आप 2 गोली पे आओगे, कंट्रोल आया, लाइफस्टाइल अभी भी आपने बंद नहीं बदला तो 3 गोली पे आओगे। यानी कि आपने जो प्राइमरी कॉज था उसको कभी ठीक किया ही नहीं। सो इसलिए हम लाइफस्टाइल के पीछे एक जरूरी हमेशा सबको एडवाइस जाती है कि एक्सरसाइज और नमक, ये वो 2 बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है ताकि आपका बीपी कंट्रोल में आना शुरू हो और धीरे धीरे
घटे या कम से कम आगे ना बढ़े, या तो यहीं पे स्थिर रहे या बेटर ही हो। ओके, तो यानी कि वही बात आ जाती है कि लाइफस्टाइल जो है अगर वो बिगड़ रहा है तो उसको सुधार लेना ज़रूरी है, और वो भी समय पे सुधार लेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, वरना सिर्फ दवाइयाँ खाएंगे और सुधार कुछ नहीं हो पाएगा। यही कि दवाइयाँ खाते हुए भी अगर आप सुधार लें तो भी आपकी दवाइयाँ उतनी ही रहेंगी या थोड़ी सी कम हो सकती हैं, और तब भी नहीं सुधारा तो दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं जो आगे भी ऐड हो सकती हैं। तो मतलब फिर कोई सुधारने का चांस नहीं है। अगर सच में क्योर चाहते हैं, सच में अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं उस पर पूरे तरीके से अमल करना ज़रूरी है। तो हम यही कहते हैं, अगर बीपी से बचना है तो इंतजार नहीं करना है, समय आपके सामने खड़ा है, एक्सरसाइज शुरू कीजिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। कल कब आएगा पता नहीं, बीपी कब आएगा शायद कल आ सकता है। बिल्कुल आपके पास आज का समय है, आप आज से स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। हाइपरटेंशन की समस्या आजकल आम हो रही है, लेकिन गंभीर भी। जरूरी है कि हम अपना ख्याल रखें और सही समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। अपनी सेहत से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहिएगा डॉक्टर इज राइट, सिर्फ न्यूज़ 44 पर। नमस्कार।